नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए हमने एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें दोस्तों ईवीएस के मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लस हम आपके लिए मैथ्स पेडागोजी के भी आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा ये मॉडल पेपर दोस्तों टोटल 60 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते दोस्तों आज ईवीएस का पहला प्रश्न क्या है पर्यावरण का। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे। आपको बताना है कौन थे। पट हुतस्चिंग, रशेल कॉर्सन, अमृता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वो कौन है आपके, रशेल कॉर्सन। कौन है दोस्तों, रशेल कॉर्सन जो है वो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा ग्रह या पिंड है जो उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति या टाइटन। दोस्तों वो कौन सा पिंड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी टाइटन। कौन सा हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। आपको बताना है दोस्तों कि किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला, जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें संख्याओं का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों चट्टानों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, एक हो जाती है आपकी अवसादी चट्टानें, एक हो जाती है आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें और एक हो जाती है आपकी अग्नेय चट्टानें। याद रखिएगा, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन लेवी क्या है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि कार्बन लेवी क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि जो कार्बन लेवी है वो क्या है। जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार्बन लेवी जो है वो क्या है, वो दोस्तों एक प्रकार का कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। क्या है, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है कार्बन लेवी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। आपको बताना है दोस्तों कि जेट्रोफा के अलावा भी ऐसा कौन सा पेड़ का बीज है जिसका तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। अर्चिस हाइपोगिया, पोंगामिया पिन्नाटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन सा पेड़ का बीज है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पोंगामिया पिन्नाटा। याद रखिएगा, पोंगामिया पिन्नाटा के बीज का जो तेल है वो भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो है आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। वेनिस, वियना, दिल्ली या टोक्यो। दोस्तों कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों वियना में। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, वियना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताना है कि जेट्रोफा कर्कस जो रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में या मध्य अमेरिका में। तो दोस्तों जो जेट्रोफा कर्कस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके मध्य अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आपको बताना है कि जो आर्गन है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, ठीक है। तो यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? K40, CA40, CA48 या K41? तो दोस्तों ये किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता है आपका K40 के विघटन से। याद रखिएगा, K40 समस्थानिक के विघटन से बनता है आपका आर्गन गैस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? आपको बताना है दोस्तों कि ओजोन डे बनाने की जो घोषणा है वो किस प्रोटोकॉल में हुई थी? नायोगा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? तो दोस्तों एक कब हुई थी ओजोन डे बनाने की घोषणा? हुई थी दोस्तों नायोगा प्रोटोकॉल में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन डे बनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। तो याद रखना है आपको, नागोया प्रोटोकॉल में। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो NGT राष्ट्रीय हरित कोर है उसका क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण या ये सभी? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित कोर या NGT का जो उद्देश्य है वो क्या है? युवाओं को पर्यावरण और परिस्थितियों के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या सब्जियों के अध्ययन से? दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है आपका पौधों की बहुत सी संस्कृति से। किससे संबंधित है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स जो पौधों की बहुत सी संस्कृति होती है उससे संबंधित है आपका हाइड्रोपोनिक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, मैसूर या लखनऊ? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नागपुर। ये क्वेश्चन भूलना नहीं है दोस्तों आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेनिस, रोम, जेनेवा या पेरिस में? तो दोस्तों जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है वो है आपका रोम में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रोम में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों कि जो चेंचू जनजाति है वो किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के, सिमलीपाल उड़ीसा के, पलामू झारखंड के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है चेंचू जनजाति? वो है आपकी नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण लेखांकन क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि पर्यावरण लेखांकन क्या है। यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। यह देश के हर क्षेत्रों का सांख्यिकी विश्लेषण करने का एक तरीका है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पर्यावरण लेखांकन है वो पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों बिली अर्जन सिंह का नाम जिस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है दोस्तों? वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। किससे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर स्थित है? भोपाल, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद? दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच स्थित है वो है आपकी कहाँ पर? भोपाल में। याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस ए नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू या इनमें से कोई नहीं थे। दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। कौन थे दोस्तों? जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? आपको बताना है दोस्तों कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन है जो पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी को पता है कि वह क्या है, वह दोस्तों ऊर्जा, जो प्रत्येक पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा या एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? आपको बताना दोस्तों कि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसके द्वारा बदल दिया जाता है? वो बदल दिया जाता है आपका, याद रखना है आपको, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो मिट्टी नाइट्रेट्स को है जो मुक्त नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? काई, कुआ, ब्राउफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जो जैविक सूचक है वो है आपका काई। क्या है दोस्तों? काई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ABCD में से वह कौन सा ऑप्शन है जो मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो मूंगा चट्टान का क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका खंबात की खाड़ी। आपको बता दो दोस्तों कि 4 मूंगा चट्टान के क्षेत्र हैं। पहला है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है कच्छ की खाड़ी। याद रखिएगा कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। जो खंबात की खाड़ी है यह मूंगा चट्टान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटटेकर, आर्थर टॉन्सले या अर्नेस्ट हैकल। तो दोस्तों जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया वो हैं अर्नेस्ट हैकल। कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने ही इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? एज प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ, एंडेमिक प्रजातियाँ या फोस्टर प्रजातियाँ। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? एज प्रजातियाँ कहलाती है, याद रखिएगा। कौन सी कहलाती है? एज प्रजातियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो साइबेरियन सारस है वो किस नेशनल पार्क में पाया जाता है या आता है? वो दोस्तों आपका केवलादेव नेशनल पार्क में। कहाँ पाया जाता है या कहाँ आता है? केवलादेव नेशनल पार्क में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि ABCD ऑप्शन में से जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजीवी संबंध या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जैविक उर्वरक है वो है आपका राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और सहजीवी संबंध। ये तीनों ही आपके जैविक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इसमें कम मजदूर की ज़रूरत होती है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो जैविक खेती के जो फ़ायदे होते हैं कि वह बहुत किफ़ायती होती है। क्या होती है? जैविक खेती बहुत ही किफ़ायती होती है, इसका यह फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन या लेड। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन से जो उत्पन्न ई कचरा होता है उसमें कौन सा तत्व होता है? वो होता है दोस्तों आपका कॉपर। कौन सा होता है? कॉपर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न जो ई कचरा रहता है उसमें कॉपर उपस्थित होता है, याद रखिएगा। दोस्तों हमने देख लिए पर्यावरण के मोस्ट टाइम पे 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों मैथ्स पैडागोजी के 30 क्वेश्चन।
जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैथ पैडागोजी का पहला क्वेश्चन और आज का दोस्तों इस मॉडल पेपर का 31 नंबर का क्वेश्चन है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी, ब्रह्मगुप्त, वरामिर, महावीराचार्य या श्रीधराचार्य। दोस्तों तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या व्यक्तित्व। दोस्तों अगर एक बालक सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, वो कर रहा है दोस्तों कौशल की। ठीक है, अगर वो सम और विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है तो वो कौशल की प्राप्ति कर रहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैथ्स पैडागोजी के अंदर जरूर देखने को मिलता है कि गणित शिक्षण का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है, ड्यूर का, बेकन का, रमन का या डटन का। दोस्तों यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों आपके डटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, डटन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आपके लिए, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। आपको बताना है दोस्तों कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो या सीवी रमन। तो दोस्तों जो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके प्लेटो। कौन माने जाते हैं दोस्तों, प्लेटो माने जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, प्लेटो। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है। दोस्तों आपको मैथ्स पैडागोजी के हर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने की थी, वरामिहिर ने, आर्यभट्ट ने या रामानुजन ने। दोस्तों दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, आपको पता रहना चाहिए, आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित विषय के पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ है जो उपयोगी होगा, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जो गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में उपयोगी होगा, वो है दोस्तों आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है ग्रंथ है दोस्तों, ऋग्वेद जो है वो गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं, दूरगामी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, दूरगामी होते हैं शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है या मुख्य श्रेय किसे था, गाउस को, लाप्लास को, R.A. फिशर को या न्यूटन को। तो दोस्तों सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे था, R.A. फिशर को था। किसे था दोस्तों, R.A. फिशर को था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, R.A. फिशर। क्वेश्चन नंबर 39 है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है तथा जिसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। आपको बताना है दोस्तों वो कौन सी विधि है। दोस्तों वो कौन सी विधि है आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों आपकी प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं तथा जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या प्रयोजन विधि। दोस्तों वह विधि जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं जिसमें तथा जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिलता है, वो है दोस्तों आपकी विश्लेषणात्मक विधि। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कौन सी विधि होती है, वो विश्लेषणात्मक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है, वरामिर, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य या श्रीधराचार्य। दोस्तों किस गणितज्ञ का संबंध है राजस्थान के भीनमाल कस्बे से,
वो है दोस्तों आपका ब्रह्मगुप्त का। किनका संबंध है? ब्रह्मगुप्त का संबंध है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, हरिश्चंद्र या श्रीनिवास रामानुजन? दोस्तों वो कौन से गणितीय थे? वो थे दोस्तों आपके श्रीनिवास रामानुजन। याद रखिएगा कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? किस विधि को? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, निगमन विधि या क्रिया विधि? तो दोस्तों वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए? वो करना चाहिए दोस्तों आपका निगमन विधि का। किस विधि का? निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से, प्रसारण एवं विस्तार से, अंकों से या प्रतीक चिन्हों से? तो दोस्तों जो रेखा गणित का संबंध होता है वो किससे होता है? वो होता है दोस्तों प्रसार एवं विस्तार से। किससे होता है दोस्तों? याद रखिएगा, प्रसार एवं विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है गणित पेडागोजी से, कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? रेखा गणित, सांख्यिकी, बीज गणित या अंक गणित? तो दोस्तों जो अंक गणित है, अंक गणित को गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 अंक गणित। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? आपको बताना है दोस्तों कि आर्यभट्ट का समाज में जो योगदान है वो बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध या व्यक्तित्व? तो दोस्तों ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ये कर रहा है दोस्तों अभिरुचि की। किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अभिरुचि की पूर्ति कर रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या उपर्युक्त सभी? दोस्तों एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह होती है कि जिसमें देखा जाए कि जो बालक के व्यवहार में है वो परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि जो है वो एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति तब होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता है। कब होती है? जब छात्र जो है वो समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गणित शिक्षण के जो प्रेरणात्मक सिद्धांत के जो सूत्र हैं वो हैं आपके सजीवता, सजीवता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है। तो दोस्तों गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों रेखा गणित में जिस आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है वो दिया जाता है आपके आकार को, विस्तार को और स्थिति को। तीनों ही आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र से, भूगोल से, विज्ञान के साथ या समाज शास्त्र के साथ? दोस्तों सभी को पता है कि गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध होता है वो किसके साथ होता है दोस्तों? विज्ञान के साथ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, विज्ञान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? इकाई योजना विधि, आगमन विधि,
खोज विधि या निगमन विधि? तो दोस्तों जिस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ाना है, वो विधि कहलाती है आपकी इकाई योजना विधि। कौन सी विधि कहलाती है दोस्तों? इकाई योजना विधि कहलाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। इकाई योजना विधि के अंतर्गत यह सब निर्धारित किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है दोस्तों कि उक्त परिभाषा जो है वो किसने दी है। किलपैट्रिक, थार्नडाइक, क्रो एवं क्रो या स्किनर? तो दोस्तों यह जो परिभाषा है यह किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? अब आपको बताना है दोस्तों कि गणित विषय में जो सहायक सामग्री होती है उनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में उपयोग किसका नहीं है? पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान प्राप्त करना, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक छोटी कक्षाओं के बालक के विकास हेतु। दोस्तों गणित विषय में सहायक सामग्री का जो एक उपयोग नहीं होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि नवीन भाषा शैली का ज्ञान हो। यह जो है वो गणित विषय में सहायक सामग्री के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आपका ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही आपके गणित विषय में सहायक सामग्री के उपयोग हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, यदि ज्यामितीय आकृतियों का उद्बोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में या गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो दोस्तों यदि ज्यामितीय आकृतियों का उद्बोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा किसका? आकृतियों के वर्गीकरण करने का। याद रखिएगा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। तो किसका उनमें छात्र के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? आकृतियों के वर्गीकरण करने का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आवृत्ति, परिसर, वर्गमाप या माध्य? तो दोस्तों जो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? परिसर कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को निम्न में से जो क्या नहीं कराना चाहिए वो है कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों आज का, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वो कैसा होता है दोस्तों? व्यवहारिक होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व है वो व्यवहारिक होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलना सिखाने में, गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में? दोस्तों अबेकस का जो प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में सभी को पता है गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? गिनती सिखाने के लिए किया जाता है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।